Assalamualaikum. So today we will be doing a past paper question, an 8 marker question for the topic international trade. So in front of you is the latest question of the year May-June 2024, paper 2 variant 2, and this is of section C. Okay. So the question is, explain what is meant by protectionism and consider the effectiveness of using tariffs as a method of protectionism, 8 marks. So before starting the question, let's revise what was the marks distribution. So you guys have been told that the first assessment objective is knowledge and we get 3 marks for the knowledge part. The second assessment objective is analysis and we get 3 marks for the analysis part. And the third assessment objective is evaluation, जिसको हम लोग conclusion भी कहते हैं, and we get 2 marks for the conclusion part. अब आप याद रखिएगा कि ये जो एंड से पहले का हिस्सा होता है ना, ये एनालिसिस का हिस्सा होता है। याद रखिएगा, ये मैं आपको एक पाकिस्तानी जुगाड़ बता रहा हूँ। ये जो एंड से पहले का हिस्सा होता है ना, ये सारा का सारा नॉलेज वाला पार्ट होता है, और ये जो एंड के बाद वाला पार्ट होता है ना, ये सारा का सारा एनालिसिस वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करें व्हाट इज मेंट बाय प्रोटेक्शनिज्म एंड कंसिडर द इफेक्टिवनेस, दैट टैरिफ कितना इफेक्टिव है, ऑफ यूजिंग टैरिफ एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी प्रोटेक्शनिज्म टूल्स हैं, जैसे कि टैरिफ है, कोटा है, एम्बार्गो है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन है, एम्बार्गो है, डंपिंग है, जो जो हमने पढ़ा है, डिवैल्यूएशन है। लेकिन ये सवाल स्ट्रिक्टली इट्स रिलेटेड टू दी टैरिफ पार्ट, तो हमें और कोई प्रोटेक्शनिज्म टूल के बारे में बताना भी नहीं है। तो फर्स्ट वी विल बी मेकिंग द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन, द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो फॉर नॉलेज, what definitions can we give? So for knowledge we can first define what is protectionism. जी, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर सकते हैं that what is protectionism, then we will define what is tariff, then we will define what is tariff. So in a minute, देखिए मैं टॉपिक पर आ चुका हूँ, आपको मैं आपके साथ ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं छोटा सा आपको टैरिफ रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है ये कि टैरिफ क्या होता है। तो वी हैव स्टडीड दैट टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड, करेक्ट। टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड, जिससे इम्पोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी और इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम होगा, लेकिन कितने से कम होगा, इसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा है, और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है पीईडी। यही पढ़ा है हमने। सर, टैरिफ इम्पोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स है, जिससे इम्पोर्टेड गुड महंगा होगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी और इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम होगा। लेकिन कितने से कम होगा, ये कौन बताता है? ये पीईडी बताता है। तो हमने ये पढ़ा है कि या तो डिमांड इलास्टिक हो सकती है या तो डिमांड इन इलास्टिक हो सकती है। यही पढ़ा है हमने कि सर या तो डिमांड इलास्टिक हो सकती है या तो डिमांड इन इलास्टिक हो सकती है। तो मैं इधर लिखूं कि सर या तो कुछ कंज्यूमर्स के लिए इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक हो सकती है, या तो कुछ कंज्यूमर्स के लिए इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक हो सकती है। तो यार, जिन लोगों के लिए डिमांड इलास्टिक है ना, जिन लोगों के लिए डिमांड इलास्टिक है, तो इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट लग्जरी होता है। इन इलास्टिक में सब्सटीट्यूट कम होते हैं, लोगों के लिए प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है। तो अगर डिमांड इलास्टिक है और टैरिफ लगने की वजह से अगर प्राइस थोड़े से भी बढ़ती है, तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज़्यादा से कम हो जाएगी और इम्पोर्टेड गुड का खर्चा भी कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ सर? अगर डिमांड इलास्टिक है और इम्पोर्टेड गुड की प्राइस थोड़े से भी बढ़ती है, तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज़्यादा से कम हो जाएगी और इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर इस इम्पोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक है और अब अगर प्राइस ज़्यादा से भी बढ़ती है, तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, लोगों की नज़र में सब्सटीट्यूट कम है, लोग स्विच नहीं कर सकते, प्रोडक्ट नेसेसिटी है। तो इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर दिस टाइम इट विल इंक्रीज, इम्पोर्टेड गुड का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। और एक्सपेंडिचर बढ़ा है मतलब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ी है, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ेगा। हम लोग माइक्रो से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होकर सप्लाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा, कम करेगा? सप्लाई को कम करेगा। जब वो सप्लाई को कम करेगा तो इसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी, और जब शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और प्राइस के बढ़ने को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो भाई ये इन्फ्लेशन तो हमारे मुल्क में थी ही नहीं, ये इन्फ्लेशन हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट करी है, इसलिए इस इन्फ्लेशन का नाम है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, ऐसा ही है। तो हमने पढ़ा है भाई, टैरिफ कब सक्सेसफुल होगा? टैरिफ इज सक्सेसफुल व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, बिकॉज
इलास्टिक डिमांड में लोग क्या करेंगे, इलास्टिक डिमांड के केस में लोग स्विच मार देंगे, किसके ऊपर स्विच मारेंगे, लोग लोग स्विच मारेंगे डोमेस्टिक गुड के ऊपर। तो जब लोग डोमेस्टिक गुड के ऊपर स्विच मारेंगे तो इससे डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, सॉरी, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा भाई, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, सही कह रहा हूँ। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो कंट्री में क्या कम हो जाएगी, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, सही कह रहा हूँ। फिर आप यहाँ से दो जगह पे पहुंच जाएंगे। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर, आपको बताया गया है कि एक चीज़ शॉर्ट रन में होती है, तो जो चीज़ शॉर्ट रन में होती है उसको हम लोग क्या कहते थे, माइल्ड इन्फ्लेशन। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो शॉर्ट रन में एक महंगाई आती है, और जो महंगाई शॉर्ट रन में आती है उसको माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो लॉन्ग रन में भी एक महंगाई आती है, और जो लॉन्ग रन में महंगाई आती है उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। थैंक यू मोहसिन। शॉर्ट रन में माइल्ड इन्फ्लेशन भी आती है और मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग इस आंसर के अंदर हम लोग तीन डायग्राम्स बनाएंगे। टैरिफ की तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल है ही टैरिफ के रिलेटेड। एक डायग्राम और मैं बना सकता हूँ एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने वाली, और एक डायग्राम में एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली बना सकता हूँ। अब कोई मुझे ये बताएगा कि फॉर दी थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज फॉर द इन्फ्लेशन, दैट इज फॉर द कंक्लूजन पार्ट, इवेल्युएशन पार्ट, व्हाट कैन आई राइट। मैं क्या लिखूंगा, टैरिफ सक्सेसफुल कब है, जब डिमांड इलास्टिक होगी। तो मैं इधर लिख दूं, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीईडी के ऊपर। ऐसा ही है भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीईडी। तो इलास्टिक में टैरिफ सक्सेसफुल कब होगा, जब डिमांड इलास्टिक है। इन इलास्टिक में अनसक्सेसफुल होगा बिकॉज पीपल विल कीप ऑन परचेजिंग द इंपोर्टेड प्रोडक्ट। यस करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट हमें प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन देनी होगी, दैट व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि जब आप फ्री ट्रेड से दूर जाते हो। और प्रोटेक्शनिज्म क्यों करी जाती है, ताकि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें फॉरेन कंपटीशन से, ऐसा ही है। तो व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म, protectionism is to is imposed by the government, protectionism is imposed by the government, protectionism is imposed by the government, protectionism is imposed by the government to reduce the impact of, to reduce the impact of फ्री ट्रेड, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म करी जाती है फ्री ट्रेड को इम्पैक्ट को वीकन करने के लिए। तो why is protectionism done, protectionism is imposed by the government to reduce the impact of free trade, and in order to protect our, and in order to protect our domestic producers, in order to protect our domestic industry from foreign competition, okay, from foreign competition through protectionism tools, through protectionism tools, through protectionism tools and trade sanctions, ठीक है, through protectionism tools and trade sanctions। सैंक्शंस का मतलब होता है बैरियर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग टैरिफ की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो सर व्हाट इज टैरिफ, टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड, टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड which makes imported goods, which makes imported goods appear expensive, which makes imported goods appear expensive for domestic residents, which makes imported goods appear expensive फॉर डोमेस्टिक रेजिडेंट्स। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो इधर लिखूं विच विल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, लिखूं इधर विच विल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स
which will contract quantity of imported goods, leading to a fall in import एक्सपेंडिचर। सही कह रहा हूँ? सर जब प्राइस बढ़ेगी इंपोर्टेड गुड की तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा। लेकिन कितने से कम होगा ये कौन बताता है? पीईडी। तो क्या लिखूं? टू व्हाट एक्सटेंट इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी। बेटा पेपर में शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड, अभी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पेपर में शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही। अब जरा मुझे बता दें, अब आप क्या लिखेंगे? अब आप मुझे बताएं, अब आप क्या लिखेंगे? इफ द डिमांड फॉर imported good is if the demand for imported good is elastic, if the demand for imported good is elastic, if the demand for imported good is elastic, so an increase in price, by a smaller percentage will contract quantity demanded, will contract quantity demanded by a larger percentage, will contract quantity demanded by a larger percentage, comma, reducing import expenditure, comma, reducing import expenditure। सही कह रहा हूँ? import expenditure reduce हो जाएगा। इसका मतलब है टैरिफ कामयाब होता हुआ कब दिख रहा है? जब डिमांड इलास्टिक है। ठीक है। कॉमा, कंज्यूमर्स विल स्विच बैक टू डोमेस्टिक गुड। सही लिख रहा हूँ? इधर लोग वापसी किधर स्विच मारेंगे? डोमेस्टिक गुड के ऊपर, क्योंकि इंपोर्टेड गुड महंगा हो गया है। तो इधर लिखूं कॉमा, कंज्यूमर्स विल स्विच बैक टू डोमेस्टिक गुड विच विल इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। सही कह रहा हूँ? इससे डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो इधर लिखूं विच विल इंक्रीज इट्स कंजम्पशन कॉजिंग एग्रीगेटेड डिमांड टू राइज। तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पेपर में नहीं लिखेंगे। सर यार एग्रीगेटेड डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर आपको याद हो ना, तो आपको ये पढ़ाया गया है कि एग्रीगेटेड डिमांड 5 चीजों को मिला के बनी है। क्या क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अगर एक भी कंपोनेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, एक भी कंपोनेंट कम होगा तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। तो अभी कंजम्पशन बढ़ रही है तो एग्रीगेटेड डिमांड भी बढ़ेगी। तो इधर लिखूं कॉजिंग एग्रीगेटेड डिमांड टू राइज। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। तो इधर लिखूं विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू प्रोड्यूसर, which will provide signal to producer, so he will extend the production process, which will provide signal to producer, so he will extend the production process, for which he will hire more labor, for which he will hire more labor, for which he will hire more labor। वो ज़्यादा लेबर हायर करेगा जिससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो इधर लिखो विच विल इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर लीडिंग टू फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या लिख दिया इधर? इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। अब एक काम की बात है ना, मैंने अभी तक नहीं लिखी, मैं वो बात लिखना भूल चुका हूँ। देखो मुझे तो याद है, आप मुझे याद दिलाओ क्या बात अभी हमें लिखनी चाहिए। मैंने आपको बोला भी है कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो 2 चीजें होंगी, ये आपको कुछ भी करके खुद से डालना है। और वो क्या होती है? वो क्या होती है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन जो आती है। गुड 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 गुड। अब मैं क्या लिखूंगा? दिस इंक्रीज इन aggregated demand will result in mild inflation. This increase in aggregated demand will result in mild inflation in the short run,
where price increases, where prices increases at a slower rate, at a slower rate than real income, where price increases at a slower rate than real income, but will result in, but will result in hyperinflation, but will result in hyperinflation in the long run। ठीक है, और अब आप दो डायग्राम्स बनाओगे, as shown in डायग्राम नंबर 1 and 2। अब आप दो डायग्राम्स बनाएंगे, एक आप टैरिफ के रिलेटेड बनाएंगे और आप एक एग्रीगेटेड डिमांड के रिलेटेड बनाएंगे, जिसके अंदर आप हाइपर और माइल्ड दोनों शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स दी डायग्रामेटिकल पार्ट कि हम दो डायग्राम्स कौन कौन सी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब वो सीखते हैं। इफ एनी वन हैज लेफ्ट बिहाइंड, नो वरीज, आई विल शेयर दिस आंसर ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, we will make two diagrams, one is for tariff and the other is for aggregated demand। तो पहले टैरिफ वाली बनाते हैं आज, फिर डायग्राम सीख लेंगे आप। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, आपको पेपर में फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, और जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम होता है, और वहां से आ जाती है प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मैं इधर लिख दूं, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, मैं नीचे लिखूंगा डोमेस्टिक डिमांड, और ऊपर मैं लिख दूंगा डोमेस्टिक सप्लाई। सर ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई प्राइस, और ये हो गई क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल कर्व बना रहा हूँ, और इस हॉरिजॉन्टल कर्व को क्या कहते हैं, अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया, और इस हॉरिजॉन्टल कर्व को क्या कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं वर्ल्ड सप्लाई। सही है, तो जब ये वर्ल्ड सप्लाई है तो ये भी क्या होगी, ये होगी वर्ल्ड प्राइस। अब जहाँ डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आएगी क्वांटिटी डिमांड, जहाँ सप्लाई कर्व से टच होगा वहां से आएगी क्वांटिटी सप्लाइड। तो सर ये हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गई क्वांटिटी सप्लाइड। सही है, ऐसा ही है भाई। तो अभी अभी क्या चल रही है, अभी देर इज शॉर्टेज, और शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, सो दिस शेडेड एरिया इज योर इम्पोर्ट एरिया। अब टैरिफ से गुड महंगा होगा, इसलिए टैरिफ इम्पोज होगा वर्ल्ड सप्लाई के ऊपर, तो अब मैं वर्ल्ड सप्लाई के ऊपर एक और लाइन बनाऊंगा, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे वर्ल्ड सप्लाई प्लस टैरिफ। तो ये प्राइस भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ। ठीक है, अब बताओ जहां डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आ जाएगी क्वांटिटी डिमांड, जहां सप्लाई कर्व से टच होगा वहां से आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। तो सर ये आ गई क्वांटिटी डिमांड, और ये आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये आ गई क्वांटिटी डिमांड, और ये आ गई क्वांटिटी डिमांड, और ये आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसा ही है, ये आ गई क्वांटिटी डिमांड, और ये आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब आप देखिएगा अभी भी शॉर्टेज चल रही है, अभी भी क्या चल रही है, स्टिल देयर इज शॉर्टेज। सही कह रहा हूँ, व्हाट इज दिस, स्टिल देयर इज शॉर्टेज, और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ट्राइंगल अभी भी इंपोर्ट हो रहा है इनके लिए डिमांड इन इलास्टिक है, और जो लोग स्विच हो चुके हैं उनके लिए डिमांड इलास्टिक थी। ठीक है, अब एक और डायग्राम हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन के तीनों स्टेजेस शो करेंगे। तो देखें, अगेन हम लोग लेबलिंग करेंगे। सर लेबलिंग क्या होगी, ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, ठीक है, और नीचे आ जाएगा रियल इनकम। ठीक है, ऊपर आ गया प्राइस लेवल, नीचे आ गया रियल इनकम। ठीक है, सही है भाई, ऊपर आ गया रियल, नीचे आ गया रियल इनकम। ये जो LRAS है कंट्री का, ये चार कर्व्स को मिला के बना है। परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल, इलास्टिक में फ्लैटर हो गया, इन इलास्टिक में स्टीप हो गया, और परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल हो गया। तो चार कर्व्स को मिला के एक कर्व बना है। इस कर्व को क्या कहते हैं, इस कर्व को LRAS कहते हैं। LRAS मतलब लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई। अब बताओ एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है तो किधर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। देखें, ये एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा। जहां जहां इक्विलिब्रियम बनेगा ना,
जहां जहां इक्विलिब्रियम बनेगा वहां से आ जाएगी प्राइस और रियल इनकम। देखें जहां जहां इक्विलिब्रियम बन रहा है मैं वहां से क्या निकाल रहा हूं, मैंने वहां से निकाली प्राइस और निकाल दी रियल इनकम। सो दिस डायग्राम वुड बी पीनट्स फॉर यू नाउ। अब ये डायग्राम आपके लिए पीनट्स हो गई होगी अब तक, ऐसा ही है। तो अब बताएं, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड वन, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड टू, ये हो गई एग्रीगेटेड डिमांड थ्री, ये हो गई एग्रीगेटेड डिमांड फोर, ये हो गया इक्विलिब्रियम ई वन, ये हो गया इक्विलिब्रियम ई टू, ये हो गया इक्विलिब्रियम ई थ्री, ये हो गया इक्विलिब्रियम ई फोर। ये हो गई प्राइस पी वन, ये हो गई प्राइस पी टू, ये हो गई प्राइस पी थ्री, ये हो गई प्राइस पी फोर। ये हो गई इनकम वाई वन, ये हो गई इनकम वाई टू, ये हो गई इनकम वाई थ्री, ये हो गई इनकम वाई फोर। अब बताओ शुरू में कौन सी इन्फ्लेशन आती है, माइल्ड। तो शुरू में प्राइस थोड़े से बढ़ती है, इनकम ज़्यादा से बढ़ती है, उसके बाद प्राइस ज़्यादा से बढ़ती है, इनकम थोड़े से बढ़ती है, और उसके बाद कौन सी इन्फ्लेशन आती है कंट्री के अंदर, हाइपर इन्फ्लेशन। तो अभी क्वेश्चन का 70% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि इन इलास्टिक डिमांड होगी तो क्या होगा। तो इट्स टाइम टू चेंज द पैराग्राफ, ठीक है। तो आई एम गोइंग फॉरवर्ड, यू विल रिसीव दिस आंसर आफ्टर द क्लास। लेट मी कंप्लीट इट, ओके, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है अभी। तो मैं आंसर कंप्लीट करा रहा हूँ, आप बनाते रहिएगा फिर उसको सुकून से, ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू। अब आप बताएंगे हाउ एवर इफ द डिमांड फॉर if the demand for imported good is however if the demand for imported good is inelastic, however if the demand for imported good is inelastic, so an increase in price an increase in price by a larger percentage, an increase in price by a larger percentage will contract quantity demanded by a smaller percentage, correct? So an increase in price by a larger percentage will contract quantity demanded. So an increase in price by a larger percentage will contract quantity demanded by a smaller percentage, will contract quantity demanded by a smaller percentage, increasing, increasing, increasing import expenditure। सही कह रहा हूँ सर। इनइलास्टिक में क्यों क्वांटिटी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया इनइलास्टिक में डिमांड सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं और प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है, ठीक है। तो आपका जो इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी और वो सप्लाई कम कर देगा। तो इधर लिखूं विच विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, विच विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, सो ही विल रिड्यूस सप्लाई, so he will reduce supply which will create shortage, he will reduce supply which will create shortage, causing price level to rise, resulting in imported inflation as shown in diagram number 3, resulting in imported inflation as shown in diagram number 3, एज शोन इन डायग्राम नंबर 3। तो इससे पहले आपके दिल में सवाल है, मैं तो आपके दिल में रहता हूँ, आप लोगों को पता है। तो आपका सवाल ये आएगा कि सर हमने ये क्यों नहीं लिखा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। तो आपको ये बता दूं कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अगर आप इम्पोर्टेड लिखो या आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम एक और डायग्राम बना सकते हैं एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने की। तो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने की। अगेन सर मैक्रो की लेबलिंग क्या है, मैक्रो की लेबलिंग क्या है, ऊपर आएगा प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा रियल इनकम। तो लेबलिंग करते हैं पहले। सर मैक्रो में ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल और सर नीचे आ जाएगा रियल इनकम, ठीक है, करेक्ट। अब मुझे बताओ जरा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये प्राइस और रियल इनकम आ गई। तो देखो पहले लेबलिंग कर दूं, इधर लिख दूं एग्रीगेटेड डिमांड,
इधर लिख देता हूँ शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई, क्योंकि जो अभी हमने पीछे बनाया था वो लॉन्ग रन का था। सर ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई प्राइस, ये हो गई रियल इनकम, ठीक है। अब बताओ एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो रही है तो ये किधर शिफ्ट होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सही है, तो ये न्यू एग्रीगेटेड सप्लाई और ओल्ड एग्रीगेटेड डिमांड जहाँ पे मीट होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। वहाँ से लेफ्ट पर आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू इनकम। तो सर ये लेफ्ट पर आ गई न्यू प्राइस और नीचे आ गई न्यू इनकम। सो दिस इज योर डायग्राम नंबर 3। ये हो गई आपकी डायग्राम नंबर 3। अब बेटा पेपर में तो आप पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन लिखोगे, मेरे पास ये जगह खाली है तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ कंक्लूजन, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमें 6 मार्क्स मिल चुके हैं, अब हमें कंक्लूजन का मार्क लेना है। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई वो पीडी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अब मैं कंक्लूजन क्या लिखूं, टू कंक्लूड टैरिफ will only be successful, tariff to conclude, tariff will only be successful when the demand for imported good is, when the demand for imported good is elastic, as consumers will switch to, as consumers will switch back to, as consumers will switch back to domestic goods, ठीक है। as consumers will switch back to domestic goods, and if there is, and if there is no retaliation, and if there is no retaliation, and if there is no retaliation by the other country. Okay, so if this question is clear, please let me know. So this is the marking scheme in front of you. You can see this question is of May June 2024, latest past paper question, and this is an 8 marker question. So as we know already that we get um, for knowledge we get 3 marks. For knowledge we get 3 marks. And you can see protectionism is when government attempts to protect domestic business from foreign competition and to reduce the level of impact of free trade by increasing price of domestic businesses against foreign competitors, ठीक है। हमने भी सेम डेफिनेशन ही लिखी है। ओके, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एनालिसिस 3 मार्क्स ऑलरेडी हमें पता है। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ टैरिफ वर्क्स डायग्राम विल हेल्प ऑल्दो इट्स नॉट एसेंशियल। बोल रहा है डायग्राम बनाओ, एसेंशियल नहीं है। एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, increasing prices of import and increasing the price competition of domestic business. No marks for a diagram unless it is used to explain the impact on the price of imports and how it protects domestic business. For an explanation, up to 2 marks for an explanation of how tariff increases the price of imports and how this protect domestic business as it increase their price competitiveness. ये कह रहा है अगर आप ये नहीं बताओगे ना तो इससे डोमेस्टिक पे क्या इम्पैक्ट होगा तो मैं आपको मार्क नहीं दूंगा। तो हमने तो बताया ना कि भाई लोग स्विच हो जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम्स में इंक्लूड रिटेलिएशन, हमने बताया। इनइलास्टिक पीईडी फॉर इंपोर्ट, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है अप टू 2 marks फॉर रिटेलिएशन बाय अदर कंट्रीज में ऑफसेट द इम्पैक्ट। इफ द डिमांड फॉर इम्पोर्ट इज प्राइस इनइलास्टिक देन इम्पोर्ट्स में नॉट फॉल and domestic business will not benefit. If impact is on imported raw material, this will lead to cost push inflation and domestic business who rely on such imports will not benefit. सारा लिखा है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। अच्छा, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, एवेल्युएशन के आपको दे रहा है, थर्ड के आपको दे रहा है ये 3 मार्क्स, एवेल्युएशन के आपको 2 मार्क्स दे रहा है ये, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, एवेल्युएशन शुड कंसिडर द इफेक्ट हाउ इफेक्टिव टैरिफ्स वी कंसिडरिंग बोथ हाउ दे कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक बिजनेस एंड द एसोसिएटेड प्रॉब्लम विद 1 mark रिजर्व फॉर अ जस्टिफाइड कंक्लूजन। तो जो हमने लिखा ना कि टैरिफ इफेक्टिव होगा जब डिमांड इलास्टिक है, उसका 1 मार्क है। फिर हमने लिखा कि भाई रिटेलिएशन नहीं होगी तो इफेक्टिव है, तो दूसरा मार्क मिल गया। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, राइट।